नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जिन सीटों पर उपचुनाव को विपक्षी गठबंधन इंडिया और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच पहली परीक्षा बताया जा रहा है, उसके नतीजे आ गए हैं। घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले हैं, जबकि दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 42,759 वोटों से जीत गए हैं और बीजेपी की ओर से उतारे दारा सिंह हार गए हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव सपा के दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के कारण जरूरी हो गया था, जो भाजपा में चले गए थे। हालांकि अब उनको करारा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा के लिए उपचुनाव को विपक्षी इंडिया गठबंधन और सत्ताधारी एनडीए के बीच सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हुए इस शक्ति परीक्षण में गठबंधन इंडिया ने एनडीए को मात दे दी है। घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को करारी शिकस्त दी। सपा प्रत्याशी की जीत से गदगद अखिलेश यादव ने इस कामयाबी को इंडिया को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया की रणनीति जीती है और 2024 में एनडीए का यूपी से सफाया होगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने घोसी में जीत पर कहा है कि इंडिया ने एनडीए को हराया। इंडिया वाले जीते, अडानी वाले हारे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यूपी घोसी में सपा उम्मीदवार ने 43,000 वोटों से भाजपा को हराया है। बंगाल में टीएमसी ने उस सीट पर विजय हासिल की जो भाजपा की थी। लोकसभा चुनाव के पहले ये परिणाम परिवर्तन का बड़ा संकेत हैं। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को बधाई दी है। यूपी के घोसी में हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत के बाद एनडीए के यूपी के सहयोगी दल नतीजे आते ही आपस में ही भिड़ गए हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे हैं। एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी ने तो घोसी की हार के पीछे भाजपा के भीतरघात को कारण बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मतदाता पार्टियों के बजाय उम्मीदवार के चेहरे पर वोट डालते हैं। घोसी में भी लोगों ने उम्मीदवार के चेहरे पर वोट किया है। इसके अलावा बीजेपी के कुछ लोगों ने भीतरवाद भी किया है। उपचुनाव के नतीजों को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बीजेपी के कुछ लोगों ने संजय निषाद का विरोध कराकर अपना ही नुकसान कराया है। केरल की सीट पुथुपल्ली सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 36,000 से अधिक मतों से शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस के एडवोकेट चांडी ओमन ने सीपीआईएम के जैक सी थॉमस को करारी शिकस्त दी। वहीं पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर टीएमसी जीत गई है। यहां से टीएमसी उम्मीदवार निर्मल चंद्र राय 4,309 वोट से जीत गए हैं। उनको 97,613 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 93,304 वोट मिले। अब तक आए रुझानों के मुताबिक उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी जीत गई है। बीजेपी के पार्वती दास को कुल 33,247 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के बसंत कुमार को 30,847 वोट मिले। बीजेपी 2,405 वोटों से जीत गई। इसके अलावा झारखंड के उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी को 1,317 वोट मिले और एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी को 83,164 वोट मिले। इस तरह बेबी देवी 17,153 वोटों से जीत गई हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को G20 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आकर अपने हिंदू होने से लेकर खालिस्तान और व्यापार समेत तमाम मुद्दों पर बात की। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं और इसी तरह मेरा पालन पोषण हुआ है। मैं ऐसा ही हूं। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों तक मेरे यहाँ रहने के दौरान मैं किसी मंदिर के दर्शन कर सकूंगा। अभी रक्षाबंधन था जिसमें मेरी बहनों ने मुझे राखी बांधी। मेरे पास दूसरे दिन ठीक से जन्माष्टमी मनाने का समय नहीं था, लेकिन उम्मीद है, जैसा कि मैंने कहा, कि हम अगर किसी मंदिर जाएं तो मैं इसकी भरपाई कर सकूंगा। मेरा मानना है कि आस्था एक ऐसी चीज़ है जो हर उस व्यक्ति की मदद करती है जो अपने जीवन में आस्था रखता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से खालिस्तान के मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इससे निपटने के लिए भारत के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा, ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए हम विशेष रूप से पीकेआई खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की शुरुआत से एक दिन पहले ट्वीट कर कहा कि यह बैठक दुनिया में मानव केंद्रित समावेशी विकास की दिशा में एक नई शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वंचितों और कतार में खड़े अंतिम शख्स की सेवा करने के उनके मिशन का अनुकरण करना बहुत जरूरी है।
उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने एवं सतत भविष्य के लिए बनाए गए SDG यानी सतत विकास के लक्ष्यों एवं ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट की दिशा में हो रही प्रगति को तेज करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को ब्रसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो और उनकी पार्टी अदानी की आलोचना क्यों करती है। उन्होंने कहा कि हमें निजी या सरकारी सेक्टर से कोई समस्या नहीं है, हमें इस बात से दिक्कत होती है कि जब एक दो लोग पूरे देश को वित्तीय तौर पर नियंत्रित करने लगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर MSME सेक्टर को निशाना बनाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी से हमारी दिक्कत यह है कि वो बंदरगाहों, हवाई अड्डों, कृषि, अनाज गोदामों, रियल एस्टेट और सीमेंट बिजनेस को नियंत्रित करते हैं। ये भारत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियों ने एक व्यवस्थित ढंग से हमारे रोजगार तंत्र की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली MSME सेक्टर को निशाना बनाया है। G20 के कारण दिल्ली में साफ सफाई और यातायात रोका गया। केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों और जिले में होटल, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खान पान, कचरा प्रबंधन जैसी सेवाओं में शामिल वाहनों को इंडिया गेट, सी हेक्सागन और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि दिल्ली में जो गरीब झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। झुग्गी बस्ती में रहने वाली खुशबू देवी का कहना है कि हमसे कहा गया कि इलाका खाली करो, हमको सफाई करनी है। उन्होंने कहा कि सफाई करिए, लेकिन हमको हटा के सफाई क्यों कर रहे हैं? गरीबों को नहीं दिखाना है तो चादर और पर्दा डाल दीजिए। एक अन्य महिला रोककर अपनी व्यथा बता रही है, साथ ही कह रही है कि हमारी हाय लगेगी। इसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है, राजा को पसंद नहीं गरीब, उसे शौक है अमीरों का महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी गाड़ियों का, अमीर दोस्तों की सोहबत का। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने US ओपन में इतिहास रच दिया है। वो पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन ने फ्रांसीसी जोड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने 43 साल 6 महीने की उम्र में सेमीफाइनल का मुकाबला खेला। वो दूसरी बार अपने करियर में ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। 2017 में फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स चैंपियनशिप अपने नाम करने के बाद बोपन्ना अब अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।